जरा सोचिए, एक ऐसा पैसा जो हजारों करोड़ों में है, बिना किसी शोर शराबे के इधर से उधर हो रहा है और कोई जानता भी नहीं कि ये कहां से आया और कहां जा रहा है। ये पैसा एक ऐसे सिस्टम के जरिए दिया जा रहा है जो देखने में तो बिल्कुल लीगल लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक सिंपल डोनेशन है या एक बड़ा डील जिसमें पैसे और पावर का लेन देन हो रहा है? सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन फिर कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए और कुछ सवाल उठने लगे और एक शिकायत सीबीआई तक पहुंच गई। लेकिन जब जांच होने की बात आई तो एजेंसीज ने बस हाथ जोड़ लिए। क्या ये एक बड़ा स्कैम है जो अभी तक किसी की नजर से बचा हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे बिना किसी प्रूफ के हवा दी जा रही है? सच क्या है, ये जानने के लिए अब कोर्ट ने भी कदम बढ़ाया है, लेकिन क्या इस बार भी सच सामने आ पाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम पीआईएल को लेकर जो स्टांस लिया, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़े करप्शन के एलिगेशंस पर एक नई डिबेट को जन्म दे दिया है। सुदीप नारायण तमनकर की तरफ से दाखिल की गई ये पीआईएल इस डिमांड के साथ आई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंची धनराशि की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर को स्वीकार किया या नहीं, आइए जानते हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गदेला की बेंच ने इस मामले पर कहा कि पिटीशन में जो आरोप लगाए गए हैं उनका आधार केवल इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और कुछ अखबारों पे छपी खबरों से हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा, You have made no allegation in your petition. The petition is based on information put up on Election Commission of India portal and some correlation from media. What you want is CBI should investigate. You want a roving inquiry to seek out information. Can this be done? इस ऑब्जर्वेशन के साथ ही कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि क्या केवल अखबारों में आई खबरें और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा के आधार पर सीबीआई जैसी एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सकती है? आजकल पीआईएल के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग बढ़ती जा रही है और इस ट्रेंड को लेकर भी कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। बेंच ने कहा, I do not know how newspapers can be relied on. This is speculative. There is no material except that there is a list of donors and amount is donated. That's all. इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि कोर्ट चाहता है कि पिटीशन में कुछ ठोस प्रमाण हो, सिर्फ सूचना का एक सामान्य पात्र ना हो। ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के फैसले के बाद दाखिल की गई थी। तमनकर ने अपनी पिटीशन में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने एक ओपेक इलेक्टोरल फंडिंग व्हील खड़ा कर दिया, जिसमें कॉर्पोरेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच क्विड प्रो क्वो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। पिटीशनर ने अपनी शिकायत अप्रैल 2024 में सीबीआई के समक्ष भी रखी थी, लेकिन सीबीआई ने उस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक ऐसी ही पिटीशन दाखिल की थी जो डिसमिस कर दी गई, लेकिन तब पिटीशनर को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो एजेंसीज के समक्ष जाकर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एजेंसीज ने जांच करने से मना किया हो या कोई क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की गई हो, तब एप्रोप्रिएट पिटीशन फाइल की जा सकती है। पिटीशनर के एडवोकेट प्रणव सचदेवा ने कोर्ट को बताया है कि सीबीआई को दी गई शिकायत में साफ तौर पर करप्शन और ब्राइबरी के आरोप की जांच की मांग की गई थी। पिटीशन में ये भी कहा गया है कि ईडी और आईटी डिपार्टमेंट जैसी रेगुलेटरी एजेंसीज की निगरानी में चल रही कई कंपनीज ने रूलिंग पार्टीज को भारी डोनेशन दिए हैं। पिटीशन में ये भी आरोप है कि ये फंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और रेगुलेटरी बेनिफिट्स के बदले दी गई थी, जिसमें क्विड प्रो क्वो अरेंजमेंट्स का संकेत है। इस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि क्या केवल एक लिस्ट होने से ये मान लिया जाए कि ये राशि किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए दी गई थी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में सफाई दी कि कई केसेस पहले से ही सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये मांग दरअसल सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी एजेंसीज पर भी शक करने वाली है। वकील ने कोर्ट से कहा, इन मेनी केसेस सीबीआई इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग. He is doubting on ED, CBI and Income Tax Department also. His plea is vague. He has to satisfy the court that the petition is maintainable. ये सवाल भी कोर्ट के समक्ष रखा गया कि अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार के विभाग में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो लोकल पुलिस के समक्ष शिकायत क्यों नहीं की जा सकती? क्या सिर्फ सीबीआई ही एकमात्र एजेंसी है जो इस पर जांच कर सकती है? कोर्ट ने पिटीशनर की मांग पर आक्रामक रूप से प्रश्न किया और कहा, What is the argument that only CBI will investigate? So some cognizable offence takes place in a central government office. Is it not open to the person affected to file a complaint to the local police? इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि आजकल हर स्कैम के आरोप के साथ लोग सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और एसआईटी या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। कोर्ट ने कहा, This is a PIL. There is a tendency that these days to rush to the court that some scam has happened, so SIT be constituted, CBI police investigation be ordered. That is not the jurisdiction of PIL. You have to bring some material on record. Only then we can consider. कोर्ट का कहना था कि अगर PIL के माध्यम से कोर्ट हर बार
बिना किसी कंक्रीट मटेरियल के इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देने लगे तो ये जुडिशियल प्रोसेस का दुरुपयोग होगा। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि सीबीआई ने पिटिशनर की शिकायत को 6 मुद्दों पर खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि कंप्लेंट में लगाए गए आरोप जेनेरिक हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पेसिफिक रोल डिफाइन नहीं किया गया और किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट भी नहीं बताया गया। तमनकर का ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आने के बाद करप्शन और ब्राइबरी को लेकर एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की सख्त जरूरत है। पिटीशन में ये भी कहा गया कि रुपीस 581 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसी कंपनीज ने खरीदे हैं जो घाटे में चल रही थी, जिनमें रुपीस 434 करोड़ रूलिंग पार्टी को दिए गया। ये सभी आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट ने तुरंत नोटिस इशू करने से तो मना कर दिया और पिटीशन पर 28 मार्च को आगे की सुनवाई रख दी, जिसमें पिटीशनर को अपना स्टैंड मजबूती से रखने का एक और मौका दिया गया है। अब पिटीशनर को 28 मार्च की अगली सुनवाई में ठोस प्रमाण लेकर आने होंगे जो एक क्रेडिबल केस बना सके। कोर्ट के अब तक के रिमार्क से ये स्पष्ट हो जाता है कि बिना किसी कंक्रीट एविडेंस के सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिकली अवेलेबल डाटा पर आधारित पीआईएल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि क्या ये पीआईएल एक जेन्युइन एफर्ट है करप्शन को एक्सपोज करने का, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसमें मीडिया ट्रायल और स्पेकुलेशन का सहारा लिया जा रहा है। जो भी हो, ये मामला सिर्फ एक पीआईएल तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम और उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पर भी एक नए राजनीतिक डिबेट को जन्म दे रहा है। अब सबकी नजरें 28 मार्च की अगली हियरिंग पर है, जिसमें ये स्पष्ट होगा कि क्या पीआईएल एक जेन्युइन करप्शन केस है या फिर एक और स्पेकुलेटिव अटेम्प्ट है जो सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मजबूर करने के लिए किया गया है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Until then, keep following Law Chakra to get the next updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।